हेलो एवरीवन। हम जो है क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट में पहला चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं और दूसरे चैप्टर का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले पार्ट में, इस चैप्टर के हमने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और वो जो शुद्ध पदार्थ हैं उनको जो है अगर वो मिश्रित किए जाएं, दो शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो एक मिश्रण तैयार करते हैं। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या उन मिश्रणों में से शुद्ध पदार्थों को हम अलग कर सकते हैं या नहीं, और अगर अलग कर सकते हैं तो उसकी क्या विधि होगी। ठीक है, तो इसकी विभिन्न प्रकार की विधियां हैं। हमने पहले भी कहा था कि मिश्रण वे हैं जिनको हम भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यहाँ पे मैंने विधियां लिखी हुई हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहली विधि है वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण विधि द्वारा कैसे दो शुद्ध पदार्थों के घटकों को अलग करा जा सकता है। तो कैसे करा जा सकता है, मान लीजिए हमारे पास एक ठोस और द्रव का एक मिश्रण है। इसमें हम क्या करते हैं कि उदाहरण के लिए हम कह लेते हैं कि एक इंक हमारे पास है या कोई स्याही हमारे पास है। अब स्याही में हमें पता होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि उसमें रंग दे रहा है और दूसरा उसमें जल है या कोई सॉल्वेंट है, जिससे हमें एक स्याही मिल रही है। अब हम क्या चाहते हैं कि वो जो रंग पदार्थ जो दे रहा है, जिसे हम डाई कहते हैं, उसको जल से अलग करना। तो उसे हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं, उसे हम अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण विधि के द्वारा। वाष्पीकरण विधि में हम क्या करते हैं कि तापमान को बढ़ाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बीकर रखा गया है जिसमें जल है, उसके ऊपर किसी एक डिश में हमने स्याही को रखा हुआ है। होगा ये कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इस स्याही में से जो ठोस पदार्थ है, जो डाई है, वो तो वहीं पे रुक जाएगी और जल जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और हमारे पास जो शुद्ध डाई है वो बच जाएगी। तो इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण विधि। दूसरी विधि होती है अपकेंद्रन विधि। जैसा अपकेंद्रन विधि को हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे दूध से क्रीम को अलग करना, है ना, या दूध से मक्खन को अलग करना। तो अपकेंद्रन विधि को जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है, या फिर सेंट्रीफ्यूगल मशीन अगर ना हो तो वहां पे हम, आपने देखा होगा कि दही को मथने के लिए जो यूज हम करते हैं वो भी एक प्रक्रिया है अपकेंद्रण की, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अपकेंद्रण करने के बाद उन दोनों, उस पदार्थ को घुमाने के बाद उसमें होता ये है कि जो उसके भारी कण होते हैं, उस पदार्थ में जो भारी कण होंगे जिस पदार्थ के, वो नीचे रह जाएगा और जिस पदार्थ के हल्के कण होंगे वो ऊपर हो जाएंगे। इसीलिए जो है क्रीम अलग ऊपर हो जाती है और जो आपका अन्य पदार्थ होगा वो उसमें अलग बच जाता है, या दूध होगा उसमें अलग बच जाता है। तो अपकेंद्रण विधि है, उसके माध्यम से हम दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं। ठीक। तीसरी विधि है हमारी पृथक्करण कीप द्वारा, या फिर इसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल द्वारा। ये एक सेपरेटिंग फनल होता है जिसमें क्या होता है कि हम इस विधि से हम ज्यादातर उन दो द्रवों का पृथक्करण करते हैं जो आपस में अघुलनशील हैं। जैसे मान लीजिए तेल और पानी है, जल है, या फिर आप कह सकते हैं कि कैरोसिन या फिर जल है। तो ये दोनों क्या है, आपस में अघुलनशील हैं, लेकिन इन्हें हम ऐसे अलग नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हमें सेपरेटिंग फनल या फिर पृथक्करण कीप का इस्तेमाल करना होता है। इसमें क्या होता है इस कीप में कि हम दोनों पदार्थों को अगर इसमें डालेंगे तो कुछ समय के बाद क्या होगा, अपने घनत्व के हिसाब से वो दोनों के दोनों अपने आप पृथक हो जाएंगे, एक अलग अलग लेयर बना देंगे। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसकी लेयर नीचे बनेगी, जिसका घनत्व कम होगा उसकी लेयर ऊपर बनेगी। अब हम इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक रेगुलेटर होता है, जिससे हम क्या करेंगे, इसे ओपन खोल के यहाँ से जो पहले नीचे वाली लेयर है उसे अलग करके अलग निकाल सकते हैं और जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका पृथक्करण करा जाता है। तेल से जल को अलग करने में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, धातु शोधन के समय जब हम लोहे को, प्योर लोहे को या शुद्ध लोहे को प्राप्त करते हैं अन्य धातुओं में से, तो उसे पिघलाकर उसको भी इसी तकनीक से, सेपरेटिंग तकनीक से हम क्या करते हैं, अलग करते हैं। तीसरी चीज है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा या सब्लिमेशन मेथड द्वारा। तो ऊर्ध्वपातन विधि, हमने ऊर्ध्वपातन पढ़ा था। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस का गैस में सीधा परिवर्तन, द्रव में नहीं परिवर्तित होता है, गैस में परिवर्तित होता है। तो इसका उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आपके पास कपूर और नमक का मिक्सचर है। अब कपूर और नमक का आपके पास मिश्रण है, तो उसे जैसे ही आप तापमान उसका बढ़ाएंगे, उसे ऊष्मा देंगे, तो क्या होगा कि नमक तो आपके पास ही रहेगा, लेकिन जो कपूर है वो
अपने आप ही गैस में परिवर्तित होकर अलग हो जाएगा। तो ये इन दोनों को अलग करने की एक विधि है। चौथी विधि है आपका ऊर्ध्वपातन विधि। उसके बाद आती है एक विधि क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी, क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब कलर होता है। इस विधि का इस्तेमाल सबसे पहले कलरों को अलग अलग विभिन्न रंगों को अलग करने के लिए किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक इंक है जिसमें कि आपको पता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के रंग हैं, 2 से अधिक प्रकार के रंग हैं, तो उनको अलग करने के लिए इस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीक आती हैं, उसे अगली आप कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसका जो आपका मिक्सचर होगा, मिश्रण होगा, स्याही होगा, उसे यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद यहाँ से जल क्या होता है या कोई भी अन्य विलायक होगा जो कि इस इंक को, इस स्याही को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा। और इस समय क्या होता है कि जिस स्याही की जितनी ज्यादा घुलनशीलता इसमें होगी, जल में होगी या फिर विलायक में होगी, जिस विलायक को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो स्याही उतनी जल्दी ऊपर जाएगी। यहाँ उसके साथ जल के साथ उतनी ऊपर जाएगी जो जितनी ज्यादा घुलनशील होगी जल में। तो ऐसे करके सबकी घुलनशीलता अलग अलग होती है और ये अलग अलग स्पीड से क्या है ऊपर जाते हैं और ऐसे करके इनका पृथक्करण होता है। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। उसके अलावा एक अगली विधि है जिसमें क्या है कि दो घुलनशील जो द्रव हैं वो आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, घुलनशील द्रव है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहते हैं अल्कोहल और जल है, तो अल्कोहल और जल क्या है, एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। अब इसमें हम कैसे इनको अलग अलग करेंगे, इसके लिए विधि का जो प्रयोग होता है वो होता है आसवन विधि का, जिसे हम डिस्टिलेशन विधि कहते हैं और ये डिस्टिलेशन यूनिट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है वो मिश्रण है, मान लीजिए उदाहरण के लिए जल और अल्कोहल का मिश्रण है। जैसे ही आप ताप बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि दोनों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अल्कोहल का उससे कम होता है। तो अगर आप कम तापमान पर क्वथनांक बढ़ाएंगे तो केवल क्या होगा कि गैस में परिवर्तित होगा केवल अल्कोहल, जल इसी में रह जाएगा। तो अल्कोहल जैसे ही यहाँ से गैस में परिवर्तित होगा, यहाँ पे एक और यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं संघनक यंत्र या कंडेंसर जिसे हम कहते हैं। तो ये कंडेंसर क्या होता है, इसमें पानी, ठंडा पानी जो है वो चलता रहता है दोनों तरफ से। जैसे ही ये गैस यहाँ पर आएगी वैसे ही ये ठंडे पानी के संपर्क में आने पे दोबारा द्रव में परिवर्तित हो जाएगी और अल्कोहल यहाँ आप कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है दोबारा से अगर जल को करना है तो जल को भी कर सकते हैं। तो ये विधि कहलाती है आसवन विधि। लेकिन ये विधि केवल उन द्रवों के लिए है जिन द्रवों के तापमानों क्वथनांक का अंतर 15 केल्विन से ज्यादा होता है। 15 केल्विन से अगर जब कम होता है तो वहां पे प्रभाजी आसवन विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब अलग अलग उनका डिस्टिलेशन करना। इसमें हम दो से अधिक द्रवों को भी या फिर गैसों को भी, मिश्रण को हम अलग कर सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि वायु, वायु है, वायु में से हमें क्या करना है कि कुछ गैसों को हमें अलग पृथक करना है। जैसे ऑक्सीजन को पृथक करना है, आर्गन को पृथक करना है और नाइट्रोजन को पृथक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस विधि में सबसे पहले क्या होता है कि वायु है, वायु को क्या करते हैं, उसमें दाब, वायु का दाब बढ़ा के और ताप को कम करते हैं। दाब बढ़ा के ताप को कम करते हैं। तो दाब जैसे ही बढ़ता है तो आपको पता है कि वायु के कण आपस में पास में आएंगे और वो द्रव में परिवर्तित होंगे। एक अवस्था ऐसी आती है जब हमें वायु जो है वो द्रवीय रूप में मिलती है, दाब बढ़ाने और ताप कम करने पर। अब ये द्रवीय रूप में जो वायु मिलती है उसको हम क्या करते हैं, प्रभाजी आसवन यूनिट जो हमारी होती है उसके उससे हम इसे गुजारते हैं। तब क्या होता है कि हम धीरे धीरे ताप को बढ़ाते हैं और एक निश्चित ताप पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर गैस, कोई भी एक गैस एक निश्चित ताप पर द्रव में परिवर्तित गैस में फिर से परिवर्तित होती है। जैसे आप देखिए कि मान लीजिए हमारे पास द्रवीय वायु है, उसके बाद हमने क्या करा, उसका तापमान बढ़ाना शुरू किया तो -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन जो है वो वापस गैस में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद -186 डिग्री पर जो है वो आर्गन दोबारा से अलग सेपरेट हो जाएगी, गैस में परिवर्तित होना शुरू कर देगी और -196 डिग्री पर नाइट्रोजन उससे पृथक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम वायु से प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग अलग गैसों को पृथक कर सकते हैं।
और एक और तकनीक है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। इसके ये ज़्यादातर जो है पदार्थों को शुद्ध करने के लिए करा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त जो हमें नमक होता है उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, शुद्ध नमक प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। इसमें बिल्कुल सिंपल होता है कि हम पहले नमक का जल में विलयन बनाते हैं। विलयन बनाने के बाद उसे फ़िल्टर करते हैं, छानते हैं उसे। छानने के बाद जो है उसे रूम टेम्परेचर पे या ठंडे तापमान पर कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो ठंडे तापमान पर रखने के बाद हमें जो शुद्ध क्रिस्टल हैं नमक के, वो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस तकनीक को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। तो ये रहा पूरा हमारा चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसके जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप टेस्ट जरूर दें।